अभी बोलिए, अभी पूछिए। हरे कृष्णा साउंड आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? अभिजीत, रीना, ये लोग आए। हरे कृष्णा। नीलेश, इनको पूछिए। नीलेश प्रभु, अभिजीत प्रभु, रीना प्रभु, अगर साउंड आ रही है तो कृपया ऐसे करिए, नहीं आ रहा है तो ऐसे करिए। कॉल लगा था साउंड ही नहीं आ इसमें। रहा है तो कैसे बता? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी आ रहा है साउंड? यस यस, कुमारी ये देखिए ना, यस प्रभु जी, यस प्रभु आ जी। गया साउंड। ओके, थैंक यू। आज मून का क्लास है और कैंसर का क्लास है। ये ऐसा ऐसा प्लानट है जो सबसे अनस्टेबल है और सबसे चंचल है, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम क्लास में होंगे। इवन ये इस चीज़ के बारे में जब से पढ़ रहा हूँ क्लास के लिए, तो पिछले 2 दिन से हमेशा ये आ रहा है, हर 1 घंटे में क्लास होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मून का ये नेचर है, सबसे पहला नेचर मून का यही कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ पर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहता है। तो आज की क्लास चालू करेंगे एक प्रेयर्स के साथ, प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आप सभी का ज्योतिष कक्षा में स्वागत है, एस्ट्रोलॉजी के क्लास में स्वागत है। और अभी तक हमने जो कवर किए हैं मार्स एरीज, वेनस एंड टॉरस एंड मरकरी एंड जेमिनी, ये 3 राशि और 3 ग्रहों के बारे में अभी तक हमने चर्चा की है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है कैंसर एंड मून। कैंसर कर्क राशि को बोलते हैं और मून चंद्रमा को बोलते हैं, जिसको सोम भी बोला जाता है। तो क्लास के पहले जस्ट एक बात बताना चाहता था मैं कि बहुत लोग हैं जो मैसेज भेजते हैं मेरे से, कुछ पूछते हैं, अपने चार्ट के बारे में पूछते हैं, किसी के चार्ट के बारे में पूछते हैं। तो मैं सब लोग को ऐसे रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ाने का काम करता हूँ। कंसल्टेशन है ना, एक अलग ही फील्ड है, जिसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। तो उतना समय अभी नहीं है कि मैं कंसल्टेशन कर सकूँ। और ऐसा नहीं समझे कि ना मैं क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसे 100 मैसेज आते हैं मेरे पास जो ऐसे आए हुए रहते हैं, और मैं किसका रिप्लाई करूँ और किसका ना करूँ। तो कोई बुरा नहीं मानेगा, मुझे ही पता है आपके प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन जेन्युइन हो सकते हैं ना। मुझे भी ख़राब लगता है, मैं भी चाहता हूँ कि आपका हेल्प करूँ, लेकिन मैं भी एक ओवरऑल एक जीवी हूँ जो बंदा हूँ, लिमिटेशन है, हर आदमी के पास लिमिटेशन है। तो आप कोशिश करिए, आपके जो भी प्रश्न होते हैं इस सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करिए, ना कि एक एक चीज़ जोड़ने का कोशिश करिए। आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो खुद ही आप चार्ट देख के हर चीज़ समझ सकते हैं। तो ऐसा बुरा नहीं माने किसी का मैसेज रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि आप ये एक्सपेक्टेशन मेरे से रखिए भी नहीं कि मैं आपको ऐसे गाइड करूँगा। मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी समय है नहीं। आगे फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि हम लोग अगर आगे चल के कोई ऐसा ग्रुप बनाएंगे, आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, तो ऐसे जो भी लोग आएंगे उनको हम लोग कंसल्टेशन दिया करेंगे। लेकिन अभी का जो समय है, अभी के समय में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ जानना है, आप बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा काम है आपको समझाना, है ना। तो ये था। तो आज हम लोग मून के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मून जो होता है उसका कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं होता है, मतलब कि वो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा ना। ये मून जो लगे हैं उनके लाइफ के बारे में, जो मून एसेंडेंट के लोग होते हैं उनके बारे में आप कभी भी कुछ बता नहीं सकते कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, किस समय पे कोई नहीं बता सकता। मून जो है वो कृष्ण के अवतार है। आप कृष्ण के जितने भी एक्टिविटी है आप सब पे क्वेश्चन उठा सकते हो।
राम की जो एक्टिविटी है सब एकदम सीधा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, उनके हर एक्टिविटी संदिग्ध है ना। कौन अपनी बहन को बोलता है कि शादी में भाग के जाओ ना, कौन ऐसे आदमी को लड़वाने के लिए उकसाता है। तो 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 कृष्ण की कोई भी एक्टिविटी है ना, आप देखो राम ने बोला हम एक पत्नी व्रत है, एक से शादी करनी, कृष्ण के देखो 16,000 से 1008 पत्नियाँ हैं। तो इसलिए जब कभी कभी आप राम कथा करने जाओ ना, उसके बाद लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन कृष्ण कथा करने जाओ उसके बाद हर क्लास के बाद लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है उनके सारे एक्टिविटी जो है ना, उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेनेबल क्योंकि लेकिन इनके जो भी एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म में वो आगे चल के अच्छा होगा, इसलिए वो ऐसा भी करते हैं। तो मून का भी यही है कि मून जो है बहुत चंचल ग्रह है, उसके सारे एक्टिविटी ना बहुत साइकिक होते हैं ना। जिसके भी एसेंडेंट में कैंसर हो या मून हो ना, ऐसे पीपल जो होते हैं वो बहुत साइकिक होते हैं। ये जो कम्बिनेशन होता है वो बहुत इमोशनल होते हैं, आप बोल सकते हैं, बहुत ही एसेंट्रिक होते हैं, कोई भी चीज़ को लेके बहुत ही इमोशनल वे में काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं दूसरे के ना, कि बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं दूसरे के साथ, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत सहायता करते हैं दूसरे को। वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगे। ऐसे लोग आपको बोलते हैं ना, ऐसे लोग फ्रेंड ऑफ ऑल, सबके दोस्त होते हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर होता है उसको वो इमोशनली नहीं एक्ट कर सकता, उसको कभी कभी फर्म स्टैंड लेना पड़ता है, कभी कभी उसको ना मतलब कि जो डिसीजन है उस पर अड़ा होना होता है। वो सिर्फ आपको प्लीज करने के लिए नहीं होता है, उसको एक गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसके कारण वो काम करता है। दूसरी बात जो भी जैसे मैंने मार्स के बारे में बताया था, मार्स पीपल जो होते हैं, आप इनसे कुछ प्रॉब्लम होगा, आप इनको को कुछ क्रिटिसाइज करते हो, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके साथ इंस्टेंटली लड़ाई करेंगे और मैटर को ख़त्म कर देंगे ना, एट इंस्टेंट। कुछ उनको बुरा भला बोलो, वो मुंह पे जवाब देंगे, हो गया, 10 मिनट में लड़ाई ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। फिर मैंने वेनस के बारे में बताया था, टॉरस के बारे में। तो जो वेनस वाले पीपल होते हैं, आप उनको एक बार आप उनके साथ चीटिंग करो, उनके साथ धोखे करो, आप हमेशा के लिए उनके लाइफ से बाहर ना, यू आर नो मोर इन देयर लाइफ, यू आर परमानेंटली आउट ऑफ देयर लाइफ। जेमिनी जो पीपल होते हैं, जेमिनी, मरकरी, ये डुअल नेचर का होता है। ये जब आपके साथ रहेंगे तो आपके फ्रेंड है, लेकिन पीठ पीछे आपकी शिकायत करेंगे। मिस आपके साथ है तो बहुत अच्छा बात करें, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन पीछे से छुरा भूकेंगे। आप उनसे बात करो, बहुत अच्छा बात है, हाँ जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आपके जाते ही आपके बारे में सबको बारे में बताया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करके। तो ये जेमिनी का नेचर है। लेकिन कैंसर पीपल, आप इनको कुछ प्रॉब्लम करो, आप इनको कुछ धोखा दो, they will not do anything, but they will wait for the right time। वो आपको ऐसे समय पे ले जाएंगे जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते, वहाँ पे जाकर आपसे बदला लेंगे। they will not leave you so easily। इनके जो इमोशंस होते हैं, they will not outburst ना, आपने कुछ किया तुरंत आपको रिप्लाई दे दी और ऐसे, they will remember it, वो उसको याद रखेंगे। और जब आप सबसे हेल्पलेस हो गए, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे वो जाके बदला निकालेंगे। क्योंकि ये जो साइन है ना, ये बहुत इमोशनल साइन है। जो कैंसर, ये बहुत इमोशंस अपने साथ कैरी करते हैं। सो ऐसे बात है कि ऐसे लोग रहते हैं, ये मोस्ट पैसिव एग्रेसिव पीपल होते हैं। सबसे पैसिव है लेकिन सबसे एग्रेसिव पीपल माने जाते हैं। आपने एक मूवी है द राइज ऑफ बैटमैन, द राइज ऑफ बैट्समैन देखेंगे, उसमें जो जोकर का रोल है, जब मैंने ये मूवी देखा तो वो जब जोकर का रोल देखा तो आप भी एकदम गेस कर सकते कि ये जोकर का जो रोल है वो एग्जैक्ट मून को रिप्रेजेंट करता है। मून का जो नेचर है वो मतलब कब क्या करेगा आप गेस नहीं कर सकते।
आपके साथ अच्छा से बात करते रहेगा, जैसे आपका फ्रेंड हो, और अचानक आपको छोरा भोग देगा। तो देखिए मोस्ट साइकिक पीपल जो बोलते हैं जो वर्ल्ड में वो है मून। किसी का कैंसर एसेंडेंट हो और उसमें मून हो तो दे आर द मोस्ट साइकिक पीपल इन द वर्ल्ड। द वे दे एक्ट, द वे दे विल स्पीक, व्हाट दे विल डू इन द नेक्स्ट मोमेंट यू कांट प्रेडिक्ट। आप जान नहीं सकते कि अगले समय में ये आदमी क्या करने वाला है। उनके साथ कुछ किए, उनका पूरा जीवन क्यों ना लग जाए, लेकिन वो आपसे बदला लेके रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको दुख हो, आपको उसका दर्द का एहसास हो जो आपने उसको दिया है, चाहे उसके लिए उनको होल लाइफ प्लान क्यों ना अपना करे। क्योंकि कैंसर जो साइन है ना, एक सात्विक साइन है, गुडनेस का साइन है। तो वो लॉन्ग टर्म प्लान करता है, जो भी गुडनेस में होता है ना वो लॉन्ग टर्म प्लान करता है, वो शॉर्ट टर्म की नहीं सोचता। वो सिर्फ आज और कल के बारे में नहीं सोचता है, वो ना 10 साल के बाद के बारे में भी सोचता है। तो ऐसा होता है। मून और कैंसर जिनके एसेंडेंट में होगा उनका फेस बहुत स्माइलिंग फेस होगा, राउंड फेस होगा, ऑलवेज लाफिंग, स्माइलिंग, अट्रैक्टिव फेस होगा, क्योंकि मून गोल होता है, वाइट होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फेस पे होगा। जहाँ पे भी कैंसर होगा या मून साइन होगा आपके चार्ट में, वहाँ पे आप बहुत इमोशनली काम करते हो, बहुत इमोशनली अटैच होकर काम करते हो। जैसे जहाँ पे मार्स होता है वहाँ पे बहुत लॉजिकली रहते हो, लेकिन जहाँ पे मून होता है, कैंसर होता है, वहाँ पर बहुत इमोशनली काम करते हो। किसी के मान लीजिए 9th हाउस में अगर कैंसर साइन है या मून है, तो वो अपने पिता से बहुत इमोशनली अटैच होगा, वो अपने धर्म के कार्यों से बहुत इमोशनली अटैच होगा, वो अपने एस्ट्रोलॉजर से बहुत इमोशनली अटैच होगा। एस्ट्रोलॉजर भी 9th हाउस से देखते हैं। किसी का मान लीजिए 10th हाउस में कैंसर हो या मून हो, तो वो अपने वर्क से बहुत इमोशनली अटैच होगा, अपने बॉसेस से, अपने कलीग से, उन लोग से बहुत इमोशनल। वो वहाँ पे इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा सैलरी मिल रहा है, वो वहाँ पे इसलिए अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसका रिलेशन है बॉस से, उसका एम्प्लॉय से बहुत अच्छा रिलेशन है। वो पैसे, कितना पैसा मिलेगा ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो उसका देख रहा है कि मेरे कितना अच्छा रिलेशन है, इसलिए वो वहाँ पे काम कर रहा है। तो बेसिकली ये साइन जहाँ कहीं भी हो, आप हर घर में बैठा के देख सकते हैं, उस घर में वो आदमी इमोशनली काम करे, इमोशनली अटैच होगा उस चीज़ों से। मून जो है वो माइंड का कारक है, मन जिसको बोलते हैं। मन भी बहुत चंचल होता है। अब देखो मून भी बहुत चंचल होता है, वो घटता बढ़ता रहता है, कभी पूर्णिमा हो जाता है, फिर घटते घटते अमावस्या हो जाता है। तो मून का जो जन्म हुआ था वो अत्रि ऋषि से हुआ था। अत्रि ऋषि के मानस पुत्र माना, अत्रि यानी अनुसुईया के, उनके माइंड से वो उन्होंने जस्ट इच्छा किया और मून का जन्म हुआ। तो दैट्स वाई जो मून होता है, जो हमारा मन भी बहुत चंचल होता है, क्योंकि इसको मून गवर्न करता है, मून इसको कंट्रोल में, मून इसका कारक है मन का। मन जो मून जो है वो हमारे आँख का भी कारक होता है। जैसे वेनस होता है, वेनस जो होता है वो आँख के ब्यूटी के बारे में बताता है, और मार्स भी होता है, मार्स हमारे साइट के बारे में बताता है, आई साइट के बारे में, उसके कारक होता है। और इसी तरह मून भी कारक होता है, ओवरऑल आई का कारक मून भी माना जाता है। किसी का अगर मून बहुत कमज़ोर है तो उसको आँख में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अत्रि का जो मीनिंग होता है, अत्रि मतलब होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। अत्रि, अति, जैसे बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता है, तो अत्रि जो ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए मून जो है वो फूड का भी सिग्निफिक फैक्टर है। कोई भी तरह का फूड, मून जहाँ भी रहेगा आपको वो फूड को दर्शाएगा। अगर मून का कम्बाइनेशन सैटर्न के साथ हो जाता है तो वो आदमी फूड वेस्ट करता है, वो आदमी फूड को वेस्ट करता है, क्योंकि सैटर्न वेस्टेज का कारक होता है। वो आदमी हमेशा देखो खाता है, आधा खाता है, आधा छोड़ देता है, आधा ऐसे डस्टबिन में जाके फेंक देता है, ऐसा। तो मून जिस भी घर में हो या जिस ग्रह के साथ हो, उस टाइप के फूड आपको अच्छे लगेंगे। मून के बहुत सारे रेमेडी फूड पे होते हैं,
क्योंकि वो फूड का कारक होता है। आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप कुछ फूड किसी को डोनेट कर सकते हैं। आप किसी को लंच के लिए इनवाइट कर सकते हैं, आप कहीं पे मैरिज में फूड डोनेट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। मून और राहु, मून के साथ अगर राहु रहेगा तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत तामसिक भोजन होता है, नॉनवेज। ऐसे लोग बहुत सारे नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, धूम्रपान, ये सब चीज़ें का शौक होता है। तो कोई अगर पूछे राहु राहु शांति का क्या करना, जस्ट लीव द नॉनवेज। नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, राहु शांत हो जाएगा। राहु ऐसा चीज़ है कि वो अगर मून के साथ है तो मून वाले चीज़ से बहुत अफेक्टेड होता है, उससे खान पान वैसा हो जाता है राहु की तरह। तो जस्ट आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, आप ख़राब खाना छोड़ दीजिए, बासी खाना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपका राहु का शांति हो जाएगा। मून जो होता है पानी का कारक होता है ना, पानी के साथ मून का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आप देखोगे समुंदर की लहरें है ना, उसका मून के साथ है ना बहुत कनेक्शन होता है। जैसे रात को समुद्र की लहरें तेज हो जाती है ना, या फिर आप देखोगे अमावस्या या पूर्णिमा जो के समय मून का लहरें में भी बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि उस लहरों का पानी का मून से बहुत कनेक्शन है। इस प्रकृति में जितने भी रस है तो सारे रस मून गवर्न करती है। आप देखोगे पेड़ पौधे फल, उसमें जो रस आते हैं वो मून के कारण आते हैं। देवता लोग जो सोम रस पीते हैं उसका नाम सोम रस है। सोम मतलब क्या होता है, मून, क्योंकि उस रस को में जो स्वाद है वो मून भरता है। तो जितने भी रस वाले चीज़ें, वाटर वाले चीज़ें, वो सब मून गवर्न करती है। अभी देखिए मैंने बताया कि कैंसर जो है बहुत इमोशनल साइन है। क्यों इमोशनल साइन है? अब क्योंकि वो जो वाटर का जो एक वाटरी साइन है, वाटर का एक क्वालिटी होता है कि कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करता है, वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है, हर तरह की एनर्जी। इवन आप जो बोलते हो, जो आप थिंकिंग बोलने का तो इवन आप कोई पानी सामने रख दो और आप सोचो तो वो पानी वैसा गुण हो जाता है। एक बार की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय बहुत सारे लोग आए थे, मीटिंग चल रहा था कहीं विदेश में ना, जिसमें सिर्फ मार काट की बातें चलती, किस देश को कैसे उड़ाना है। तो ऐसा बोलता है कि 12-13 लोग मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे पानी की बोतल रखे हुए थे और ऐसे मीटिंग बहुत लंबा चला और सब मीटिंग के बीच में पानी भी पी रहे थे और वो 12 लोग मर गए, क्योंकि उस वाटर में इतना निगेटिविटी था, मतलब सिर्फ मार काट की बातें चल रही थी, जैसे लोग जहर उगल लेते हैं, वो वाटर वैसा क्वालिटी चेंज हो जाता है, वो पानी पीने से लोग मर गए। आप किसी टेम्पल में जाओ, लोग चरणामृत देते हैं भगवान का, क्योंकि उस चरणामृत में बहुत दिव्यता होती है। वो वाटर का कैपेसिटी है, वो जो भी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होते हैं, जो भी मंत्र होते हैं, वो सबको एब्जॉर्व करके रखता है। आप देखो कहीं भी इनिशिएशन होता है, कोई संकल्प होता है, कोई ऋषि लोग श्राप भी देते थे तो ना, तो पहले पानी लेते थे हाथ में, फिर ऐसे श्राप देते। कोई संकल्प लेते थे दान देने का तो पानी हाथ में लेते, क्योंकि वो पानी में वो इमोशन को होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो ये है वाटर साइन। आप देखो लास्ट जो साइन है पीसेस भी वाटरी साइन है। क्यों? क्योंकि आप जब जीवन के लास्ट में मर जाते हो तो आपका जो कैरी ओवर होता है जो नेक्स्ट लाइफ के लिए, उसके लिए वो आपके जो जितने भी बैगेज होते हैं, जितने भी मेमोरी होते हैं, जो भी कर्म है, वो सबको कैरी करना होता है और वो सब वाटर के फॉर्म में स्टोर, वो पीसेस कैरी करता है आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए। इवन जो रेकी हीलिंग होता है, रेकी हीलिंग देखिए आपको मेडिटेशन कराते हैं, आपको सोचते हैं तो वो सामने एक पानी रखते हैं और उसमें नमक डाल के रखते हैं और आपके जो भी निगेटिव इमोशंस को निकाल के वो पानी में प्रवेश करते हैं, एंड इट वर्क्स। आप लोग में से जो रेकी हीलिंग करते होंगे जानते भी होंगे बात। तो पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ही हाई क्वालिटी है। मतलब हम कहाँ का पानी पी रहे हैं ये भी हमारे शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप 2 प्लांट लीजिए, सेम प्लांट लीजिए, सेम जगह पे ये करिए। एक प्लांट में जो पानी है, जो मंदिर का लाया हुआ पानी है, वहाँ के पानी से उसको हर दिन सींचिए, और दूसरे प्लांट को कहीं दूसरी जगह से लाया हुआ पानी, जहाँ पे लोग पब हो, बियर बार हो, या वैसे जगह जहाँ पे नल है वहाँ का पानी ला के सींच करिए। दोनों प्लांट के ग्रोथ में बहुत अंतर पाओगे आप।
एक प्लांट बहुत ही सुंदर सुंदर फल होंगे, एक के बहुत ही डिफॉर्म शेप होंगे, क्योंकि पानी पानी वो कैरी करता है इमोशंस अपने आप में। दैट्स वाई द कैंसर एंड मून आर वेरी इमोशनल साइन। वाट एवर यू टोल्ड देम, दैट्स वाई आप उनको आप अगर उनको कुछ करते हो वो हमेशा के लिए याद रखते हैं, वो कहीं भूलते नहीं हैं। वो आपका वहम है, आप ऐसा सोचते हो कि इसने कुछ लिया नहीं, लेकिन आपसे वो बदला लेते हैं। कभी कभी जब मौका उनको मिलेगा, ऐसा मौका मिलेगा तो आपको बदला लेके छोड़ेंगे। मून और कैंसर अगर किसी के असेंडेंट में, तो ऐसे लोग जनरली एनिमिटी नहीं रखते किसी से। उस पर्सन से कोई मलाल नहीं रहता, क्योंकि वो पर्सन बहुत स्माइलिंग फेस है, हंसमुख है। वो सबको एक साथ लेके जाए, क्योंकि मून एक वैश्य क्वालिटी है, वो वैश्य है एक्चुअली, वो रानी है। तो वैश्य का एक क्वालिटी होता है, उसको लोग, वो एक तो वैश्य ट्रेडर है, वो समाज को साथ लेके चलता है, वो सबसे जाके गले मिलता है, वो सबको खुश रखना चाहता है। वो कभी ये नहीं बोला कि आप गलत हो, है ना। वो क्योंकि उसको अपने बिजनेस से मतलब होता है। तो यही क्वालिटी होता है जो मून असेंडेंट वाले होते हैं, वो बहुत, उनसे लोग बहुत प्रेम करते हैं, उनसे लोग बहुत लगाव रखते हैं, क्योंकि उसका नेचर ऐसा होता है। कैंसर असेंडेंट वाले या कैंसर या मून असेंडेंट वाले का लाइफ हमेशा अप डाउन रहता है, कभी भी अस्थिर नहीं रह सकता। उनके लाइफ में हमेशा अप एंड डाउन होते ही रहता है, कभी भी लाइफ अस्थिर नहीं रहता है। कभी ये जाएगा तो वो आएगा, वो जाएगा तो ये आएगा। बहुत ही इमोशनल टर्मोनाइल बहुत रहता है इनके लाइफ में। आप देखोगे जो भी लोग वाटर रिलेटेड जो काम करते हैं, वाटर पंप में, नदी में, या इवन जो सी में जो काम करते हैं, मर्चेंटाइल नेवी में जो काम करते हैं, नेवी के जो लोग होते हैं, उनका वो असेंडेंट में मून होता है या कैंसर होता है। ऐसे लोग हाईली इमोशनल होते हैं, हाईली साइकिक होते हैं। आप जो भी लोग को देखो, आप अपने मन में कोई आदमी को जानते हो तो देखो, जो समुद्र में काम करते हो, जहाज पे काम करते हो, वो कितने साइकिक होते हैं। उनका मून के साथ बहुत डीप रिलेशन होता है। असेंडेंट डिग्री के बहुत क्लोज होगा मून। आप इनको थोड़ा सा ये कर दो, वो एकदम वो कैसे एक्ट करेंगे आप गेस नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ। मेरा एक दोस्त था, वो मर्चेंटाइल नेवी में काम करता था। वो आज क्या बोल रहा है और कल क्या करेगा आप कभी गेस नहीं कर सकते, इतना उसका माइंड फ्लक्चुएशन करता था। भगवान कृष्ण जब 15 साल के हुए तो वो मथुरा गए थे और वहाँ पर उन्होंने कंस को मारा था। भगवान टॉरस असेंडेंट के थे और मून था उनके असेंडेंट में, और वेनस तीसरे घर में था, और उसके साथ 2 3 4 5 6 वेनस था तीसरे घर में, उसके साथ मार्स और राहु। तो जब 15 साल के हुए तो वो अपने मामा का वध किया, उसको मारा। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इनका जो नेचुरल जो 6th हाउस है ना, जो टॉरस असेंडेंट उनके 6th हाउस का जो लॉर्ड है वेनस, वो तीसरे घर में बैठा है। किसके साथ? मार्स और राहु के साथ। राहु एक अच्छा कम्युनिकेटर भी है। आप देखोगे भगवान कृष्ण मैसेंजर बन के गए थे, शांति दूत बन के गए थे ना, इसके पांडवों के साइड से। लेकिन हुआ क्या, वो वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस बहुत था ना। अब मार्स था उसके साथ बैठा हुआ, तीसरे घर में मार्स था बैठा हुआ, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ। वो मैसेंजर बन के गए थे, लेकिन कुछ और ही हो गया। उन्होंने पूरा विराट रूप दिखाया। तो दुनिया के पहले मैसेंजर थे जिन्होंने धमकी देके आए ऐसे करके। तो ये जो हुआ वो 39 ईयर्स में हुआ। आप देखोगे मून का एक साइकिल होता है, जैसे पहला जो 15 साल में उन्होंने कंस को मारा, फिर 39 ईयर्स में ऐसे। तो ये ऐसे साइकिल में चलता है। पहला 15 साल में मून अपना इफेक्ट दिखाएगा, फिर अगले साइकिल जो होगा 27th में दिखाएगा, फिर 39 में दिखाएगा,
ऐसे ऐसे कर करके लगभग 12-12 ईयर्स के गैप में उसका इफेक्ट आता है, वो एक्टिव हो जाता है उस 12 साल के दौरान। मून जो है एक एनार्किस्ट की तरह है ना, वो कहीं पे भी रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा नहीं मानता, उस पर ज़्यादा उसको वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं मानता। मार्स जो है कम्प्लीटली अलग है, मार्स सब कुछ करता है, वो पूरा साम्राज्य बसाता है, सबको रूल्स रेगुलेशन सिस्टमेटिक सब कुछ करके चलता है। मून बोलता है मैं ना वैगाबॉन्ड है ना, उसको रूल्स रेगुलेशन से मतलब नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता ये नहीं कि वो जस्ट डिसोबे करता है, लेकिन ही इज़ नॉट द पर्सन हु लाइक्स टू वर्क इन डैट वे। वो ऐसा आदमी नहीं कि जो जिसको ये सब चीज़ें पसंद हो। उनके जो मून के जो भी चीज़ें होते हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी आप उस चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होगा उसकी लाइफ में। मून जो होता है, अगर मून बहुत वीक है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देता है, क्योंकि हर चीज़ें माइंड से चालू होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को जो प्रॉब्लम होता है बाहर, एक्चुअली उसका बीज उसके माइंड में चालू होता है। पहले मेंटल प्लानिंग होती है, फिर वो मैनिफेस्ट होता है बाहर। इसी तरह ऐसा बोलता है कोई भी रोग हमें होता है तो वो रोग बाहर फिजिकली रूप में अपीयर होने के पहले वो हमारे मन में होता है। एक राइटर है, फॉरेन राइटर लुइस एल है, इसका अगर आप बुक पढ़ोगे, हीलिंग के ऊपर इनका एक बुक है, एग्जैक्ट बुक का नाम याद नहीं पड़ रहा है, एंड हाउ टू हील योर लाइफ ऐसे करके कुछ नाम है बुक का। तो इन्होंने बहुत वर्क किया है, रिसर्च किया है, इन्होंने पता लगाया है कि सारे जो बीमारी होते हैं उस सारे का रूट है हमारे इमोशंस। हम किस टाइप का हर टाइप का इमोशंस कुछ टॉक्सिक जनरेट करता है हमारे लाइफ। हम अगर हम खराब इमोशन से तो टॉक्सिक जनरेट करते हैं, अच्छे इमोशन से तो अच्छे इंजन से रिलीज करता है, और जो टॉक्सिक बार बार जनरेट होते रहता है तो वो एक पार्टिकुलर बीमारी के रूप में आ जाता है। जैसे टीबी, जिन लोगों को टीबी होता है, ऐसा बोला जाता है कि वो टीबी होने के पहले उनको मालूम होता है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल टर्मोनाइज से, और बहुत बार उनको दुख हुआ है, बहुत सफरिंग हुआ है, इसलिए वो बार बार जब वो पॉइजन जनरेट हुआ है शरीर में, तभी उनको टीबी हुआ है। तो हर डिजीज़ का जो लिंक है वो है आपका माइंड, आपका थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस। इवन जो रेकी हीलिंग करते हैं वो क्या करते हैं, फिर थॉट प्रोसेस को चेंज करने के आपको मेडिटेशन कराते हैं, आपके अंदर जो निगेटिविटी है उसको हटाते हैं। एक इंस्टीट्यूट है, वो कैंसर का हीलिंग करते हैं बिना दवा के, वो सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करती है। आप सालों से जो दबे हुए जो इमोशंस है आपके अंदर, जिसके कारण वो कैंसर हो रहा है। एक आदमी को कैंसर हुआ था, क्यों? क्योंकि पिछले 40 साल से वो अपने पिता को कभी माफ़ नहीं कर पा रहा था, उसको ब्लड कैंसर हुआ, क्योंकि उसके पिता के प्रति बहुत गिर था। उसके पिता ने बचपन में उसके साथ कुछ खराब किया था, लेकिन जब उसने उसका जो वो हीलिंग के लिए जाते हैं, उसको वो केमोथेरेपी नहीं कराते ऐसे, वो सिर्फ अपने इमोशंस का हीलिंग करती है ना। होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे साइकोलॉजिकल हीलिंग करते हैं, और सिर्फ वो हीलिंग करके अपना कैंसर ठीक करती है। तो ये पावर है हमारे माइंड का, कि सारे चीज़ माइंड से चालू होते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ द थॉट। हम बोलते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वही एक्शन में आता है, तो ऐसा है। तो जहाँ पे मून होता है वहाँ पे आपके जो इमोशंस बहुत ही आप इमोशनली गवर्न करते हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ में कुछ ख़राब होता है, उसका बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मून बहुत उससे रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए किसी का घर में डेथ हुआ, एक बड़ा हादसा हुआ, उनको उस हादसे के बाद तुरंत वो 2 दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इमोशंस था, वो निगेटिव इमोशंस था, वो बहुत इफेक्ट किया। उनका मून बहुत ही इफेक्टिव है, उनके लग्न डेट के बहुत क्लोज है, तो वो इफेक्ट उनको डालते हैं। मून के जो कम्बिनेशन होते हैं, हमारे जितने भी योगास फॉर्म होते हैं, जैसे एक दरिद्र योग होते हैं। दरिद्र योग में से अगर मून आपके इसमें अकेले है ना, उसके पहले घर में और बाद के घर में कोई ग्रह नहीं है, तो उसको दरिद्र योग बोलते हैं।
क्योंकि उसके लिए आपके आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कोई हेल्प में नहीं है, आप हमेशा अकेला महसूस करोगे। तो इसलिए इसको दरिद्र योग बोलते हैं। वो आदमी बहुत अनस्टेबल हो जाता है। मून बहुत कमज़ोर होता है। अमावस्या के 2-3 दिन बाद और 3 दिन पहले तक अगर मून का पोजीशन है तो मून से बहुत कमज़ोर होता है। इस समय जिसका जन्म होता है उसका मून वीक होता है। मून वेनस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, मून और वेनस। इसी तरह मून और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो सौरो देता है। तो सैटर्न क्या है, मून एंग्जाइटी देता है, सौरो देता है, वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो मून के ऊपर प्रेशर डालने से माइंड को डिस्टर्ब है। इसलिए आप सारे साथी का कंसेप्ट जब पढ़ोगे तो देखोगे सैटर्न जब मून जिस घर में है उसके एक घर पहले से ही सारे साथी चालू हो जाता है, और उस घर में उस घर के एक घर बाद भी। और बताते हैं सारे साथी जो पीरियड होता है आदमी का वो सबसे प्रॉब्लमेटिक पीरियड होता है। सबसे ज़्यादा उसको एंग्जाइटी, सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको सारे साथी के पीरियड में होता है। मून और केतु का जो कॉम्बिनेशन है एकदम फकीरों वाला। केतु एकदम फकीर आदमी है, उसको इस दुनिया की किसी भी चीज़ से कुछ मतलब नहीं। वो आपको कोई भी मेटलिस्टिक चीज़ें देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप कितना बिंदास रहो, मतलब कि इस दुनिया के ना चकाचौंध में मत फंसो। वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो जहाँ पे भी केतु रहता है वहाँ पे आप फकीर बन जाओ। उस घर में आप फकीर बन जाओ। उस घर में आप सोचना कम कर दो। जैसे आपके वेल्थ के घर में तो आप वेल्थ के बारे में सोचना कम कर दो, तब वेल्थ देगा। आप जीवन भर सोचते रहोगे मेरे को वेल्थ चाहिए, केतु कभी नहीं वेल्थ देगा, वो और ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप डिटैच हो जाओगे कि वेल्थ आए या ना आए, उस दिन से केतु आपको वेल्थ देना चालू कर दो, क्योंकि उसका नेचर है फकीर की तरह। तो मून और केतु अगर एक साथ है तो उसको बोलते हैं उसके पास सिफा है ना। सिफा मतलब उसके पास मैजिक है, मैजिक करने की शक्ति है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? लाल किताब में अगर मून 12वें घर में हो तो एक स्पेशल टर्म यूज किया, जिसके ऐसा बोलते हैं, लाल किताब बोलते हैं कि मून जिसके 12वें घर में हो उसको कभी अपने घर में कुआं, छत के नीचे कुआं नहीं खोदना चाहिए, या कभी चापाकल नहीं खोदना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि छत के नीचे या घर के अंदर कभी भी उसको चापाकल या पहले तो बोरवेल होता था, इसलिए वो पहले की लिखी हुई बुक है। लेकिन आजकल लोग चापाकल भी नहीं रहता आजकल जनरली। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है 12वें घर के मून के बारे में लाल किताब में ऐसे। लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया है? कूद सकता है उसमें, वो उसमें कूद सकता है। कुएं में कूद सकता है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि 12वें घर का मून जो होता है ना, वो रात को कभी सो नहीं पाते, उनका नींद खराब हो जाता है। क्योंकि 12वां घर है, बेडरूम है हमारा, ठीक। वो क्यों नहीं सो पाते? ऐसे लोग बहुत अकेले होते हैं अपने जीवन में। अकेले होते हैं मतलब इस तरह नहीं कि अकेलापन होता है, लेकिन वो देखो उनकी फैमिली भी रहेगी तो भी वो अकेले रहते रहेंगे, या कहीं आश्रम में जाके रहेंगे, या कहीं ऐसी जगह पे रहेंगे, वो अकेले रहेंगे, उनके आसपास कोई नहीं रहेगा। वो इवन क्लास में भी जाएंगे तो एक अकेले कोने में जाके बैठना पसंद करेंगे, या ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे उनको ज़्यादा लोग मिलने ना आए, है ना। वो पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखते। तो लाल किताब ये लिखने के पीछे इसका मीनिंग ये है कि आप अपने घर में, भाई कुएं की तो ज़रूरत है ना, पानी की ज़रूरत तो सबको है। आप अपने घर में कुआं नहीं खुदवा, इसका मतलब कि आप अपने घर के बाहर कुआं खुदवाओ। तो जब आपके घर के बाहर कुआं होगा, चापाकल होगा, तो बहुत सारे लोग कुएं से पानी भरने आएंगे। और जब वो कुएं से पानी भरने आएंगे तो आपसे हालचाल पूछेंगे, हाँ आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो जब आपसे बातें करेंगे तो आपका वो अकेलापन दूर होगा। ये एक रेमेडी है ना। मून 12वें घर में हो तो घर के बाहर कुआं खुदवाना चाहिए। लेकिन ये रेमेडी आज के टाइम में आजकल कोई कुआं नहीं खुदवाता है ना, सब घर में मोटर होता है, कोई कुएं पे पानी भरने नहीं जाता है। तो ये इसके पीछे का क्या बताना चाहते हैं कि आप कुछ
ऐसी चीज़ों में ऐसा कुछ फैसिलिटी को जिससे पब्लिक लोग आपसे मिलने आए, जिससे पब्लिक से आपका इंटरेक्शन बढ़े, है ना। आप कुछ आप जैसे आप डॉक्टर बनते तो ऑटोमेटिकली पब्लिक आपके पास आती है दवा लेने के लिए, ना, ये दिखाने के लिए। तो आप कोई क्लिनिक खोलो, आप कोई जो हीलिंग होते हैं, जो काउंसलिंग वाले चीज़ होते हैं, अब देखो जिनके बारे में घर में मून होता है वो ऐसा काम करते हुए पाए जाएंगे। वो ऐसा काम करेंगे जिससे पब्लिक उनके पास आए। वो उनको फ्री में कुछ ऐसा चीज़ देना चाहिए जिससे पब्लिक उनके पास आए, वो पब्लिक की वो सेवा कर सके। तो उनको बहुत अच्छा, उनका मून का जो पावर है वो वापस आता है, मून स्टेबल होता है लाइफ में। तो इसी तरह केतु अगर मून के साथ होता है तो बोलते हैं उनके हाथ में शिफा है। क्यों शिफा है? क्योंकि केतु जो होता है वो इस वर्ल्ड का नहीं है। वो जो आपको पावर देता है वो आपके सबकॉन्शियस लेवल से पावर देता है केतु। तो केतु के पास ऐसे पावर्स होते हैं ना जो कि इस वर्ल्ड के नहीं है। जहाँ पे भी आपका केतु, आपको उस घर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे लोग आपको बता नहीं सकते कि आपके हाथ में ऐसे क्या है, जादू है, ऐसा हो नहीं। एक वैद्य थे, उनके छठे घर में केतु था, और वो जो दवा देते थे ना, छठा घर रोग दिन शत्रु का होता है, वो ऐसे नस पकड़ के वो बताते थे क्या है और दवा देते थे। मैजिकल काम करते थे उनका दवा। तो एक बार एक आदमी आप बोलता है कि मैं आपको दवा बनाने में हेल्प करता हूँ। तो तुम दवा बनाओगे तो इससे क्योर नहीं होगा, सेम दवा तुम बनाओ उससे इफेक्ट नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगा तो होगा। क्योंकि मेरे छठे में केतु है, तुम्हारे छठे में केतु नहीं है। तो केतु और मून जब एक साथ जहाँ पे भी रहता है, आपको वो पावर देता है जो किसी के पास पावर नहीं है। वो हीलिंग का पावर, काउंसलिंग का पावर। किसी के लाइफ में बहुत सारे लोग आपके पास से इमोशनल काउंसलिंग के लिए आते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर बनते तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि वो आपसे हेल्प है, सिर्फ आप उनकी बातें सुनो, उनकी पूरे बातें सुनने से उनका हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो केतु उनका ये है, केतु सोल को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखो केतु का बहुत सारा रेमेडी होता है। उसमें होता है जस्ट आप कुत्ते को खिलाओ, कुत्ते को दाना डालो। मतलब कि आप फल की चिंता मत करो, आप अपने आप को सर्विस में लगाओ ना। क्योंकि कोई भी कुत्ता आता है, कुत्ते को सेवा करके किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन आप फकीर की तरह काम करते हो, एक साधु की तरह जो सबका भला सोचता है ना। उस आदमी का भी आप हेल्प करते हो जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, जो सबसे प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक रेमेडी है केतु का कि आप कुत्ते को खाना खिला करते हैं तो केतु आपका अच्छा होता है। मून जहाँ पे भी रहता है, इमोशनल है, वो वहाँ की उस ग्रह का या उस घर का क्वालिटी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मून अगर मान लीजिए सैटर्न के साथ होता है तो वो आदमी बहुत ना मैच्योरली थिंक करता है। सैटर्न के पास बहुत मैच्योरिटी, बहुत एक्सपीरियंस है। तो 20 साल का भी आदमी रहता है ना, वो 90 साल के आदमी की तरह बातें करता है अगर मून और सैटर्न कॉम्बिनेशन होते हैं। जो भी कैंसर एसेंडेंट के पीपल है ना, उनका एक रेमेडी ये है, उनको मिरर के सामने खड़ा कर, जो मिरर होता है वो भी चंद्रमा को रोटेट करता है। मिरर के सामने खड़ा होकर आपको हर दिन बोलना चाहिए, आई एम द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट विल वर्क। क्योंकि आप जब ऐसी चीज़ें बार बार बोलते हैं तो वो एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करता है। मून इन 9th हाउस अपने फादर के साथ बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होता है। जिसके 9th हाउस में मून होता है वो हमेशा अपना एस्ट्रोलॉजर चेंज करता है। क्योंकि जहाँ पे भी मून होता है वहाँ पे आप हमेशा कुछ चेंज चाहते हो, वहाँ पे स्थिरता नहीं चाहते लाइफ में। वो हमेशा गुरु चेंज करेगा। एक गुरु के पास जाएगा, फिर दूसरे गुरु के पास जाएगा, फिर जगह उसके पास भी जाते हैं, उससे क्या राय सलाह लेते हैं। उसको एक एस्ट्रोलॉजर पे ही भरोसा नहीं होगा, एक के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा।
मून अगर 7th हाउस में हो तो कभी भी उसके पास हमेशा 2-3 गर्लफ्रेंड हो। 7th हाउस रिलेशनशिप का होता है, तो कभी भी एक से सेटिस्फाई नहीं होता, वो हमेशा चेंजेस चाहता है। मून सैटर्न के साथ हो या मून सैटर्न के साइन में हो तो वो आदमी का बॉडी बहुत हेवी होता है, क्योंकि सैटर्न वो जो बॉडी का जो वाटर है वो ड्रेन आउट नहीं होने देता है, क्योंकि मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न क्या होता है, सैटर्न स्लो डाउन कर देता है। सैटर्न वाटर के ड्रेनिंग आउट प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, इससे वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है और आदमी मोटा हो जाता है। ऐसे आदमी बहुत हेवी होते हैं जिसका मून और सैटर्न एक साथ आते हैं। लेजी भी होते हैं। जिनका मून एफ्लिक्टेड होता है वो पर्सन हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। उसका जो थिंकिंग का जो सेंटर रहेगा वो सबसे पहले अपना रहेगा। आई एम द सेंटर, इसके बाद दूसरे लोग आते हैं। और मून कब एफ्लिक्टेड होता है, कब मैलेफिक होता है ना, जो सूर्य जो मून का जो वैनिंग और वैक्सिंग फेज होता है। इसलिए जब पूर्णिमा या अमावस्या या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो सूर्य के ना 1-2 घर इधर या 1-2 घर इधर है तो उस समय वो बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि उस समय जस्ट अमावस्या, जब मून और सूर्य एक साथ है, मतलब कि अमावस्या का दिन था, तो अमावस्या के दिन के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद मून बहुत कमज़ोर होता है, इसको एफ्लिक्टेड मून बोलते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो फिर आगे बढ़ेगा। ये पूछ रहे हैं मून एंड राहु इन 4th, इज इट अफेक्ट एजुकेशन और अफेक्ट रिलेशनशिप विद मदर? देवीदास कानाडे। या एक्चुअली उस हाउस के जो चीज़ है हर चीज़ को इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ को इफेक्ट करेगा। तो 4th हाउस जो भी दिखाता है, मून एंड राहु इन 4th हाउस, मतलब पर्सन्स अपने व्हीकल ड्राइविंग के समय कुछ इंटॉक्सिकेशन करता होगा या कुछ सिगरेट पीता होगा, या इंटॉक्सिकेशन मतलब किसी भी टाइप का, मोबाइल पे बात करना भी आजकल एक इंटॉक्सिकेशन माना जाता है, क्योंकि राहु जो होता है वो इंटॉक्सिकेशन देता है ना। और चौथे घर व्हीकल का भी होता है, या वो अपने राहुल जो होता है चीटिंग भी करता है, वो अपने मदर के साथ कुछ चीटिंग करेगा, ऐसे चीज़ें, या उसके जो प्रॉपर्टी होगा उसके साथ कुछ चीटिंग। तो जो भी सारी चीज़ वो जो हाउस रिप्रेजेंट करता है उस हर चीज़ को इफेक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। और प्रश्न है, मून और राहु अगर एक साथ है तो ये आदमी खान पान भी वैसा होता है, नॉनवेज खाएगा ना, शराब पीने की आदत होगी। अगर वो राहु को शांत करना चाहता है तो उसको जस्ट नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। हाँ। मून हमें घटता बढ़ता दिखता है या सच में घटता बढ़ता है? प्रश्न। मून एक्चुअली सच में घटता बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दिखता है हमें। मून प्लूटोनिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। मून कोई भी जो साइकिल है उसको, इवन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है गर्ल्स में, वो भी मून रिप्रेजेंट करता है। जो भी साइकिलिक वे में दुनिया में चलता है उस चीज़ को मून रिप्रेजेंट करता है। जो समुद्र की जो तरंगे है उसको मून, जो वाटर है उसको मून रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो जो भी चीज़ साइकिलिक है या घटते बढ़ती चीज़ें है, वो मून के घटने बढ़ने से वो चीज़ अफेक्ट होता है। तो वो ऐसा नहीं कि जस्ट इमेजिनरी है, वो रियल में ऐसा होता है। ऐसा बोला जाता है कि मून जो होता है वो जब सोमरस बनाता है, मून जो सोमरस का कारक होता है, तो पूर्णिमा के दिन उसके पास पूरा सोमरस होता है। फिर उसके पास बहुत सारे देवता लोग, बहुत सारे अलग अलग पर्सनलिटी लोग आते हैं और सोमरस पीने आते हैं मून के पास। तो धीरे धीरे सोमरस खत्म होता है। तो वो पूरा वर्णन है शास्त्रों में, मैं किस दिन कितने लोग आते हैं सोमरस पीने और कहाँ से आते हैं। लास्ट में फिर जब अमावस्या तक पूरा सोमरस खत्म हो जाता है ना, फिर लास्ट में कुछ पितृ लोग आते हैं उसके पास सोमरस पीने के लिए। इन लोगों को सोमरस पीने से बहुत ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और अमावस्या होता है तो पूरा सोमरस खत्म हो जाता है। फिर अमावस्या से सोमरस बनाना चालू करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं हम, और पूर्णिमा होने तक तो पूरा सोमरस बन जाता है। फिर तो ऐसे एक साइकिल चलती है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा था
हाँ, इसलिए जो मून का जो घटना बढ़ना है वो सिंबॉलिक नहीं है, वो वास्तव में ऐसा होता है। मून 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 एक अपना प्लानिट है, उसके 10 घोड़े हैं, सफ़ेद घोड़े हैं, उसमें जो मून जो सोम जो है वो विराजमान है, उनकी पूरी मून की 27 पत्नियाँ हैं। अब देखोगे तो मून को भी एक श्राप मिला। क्यों मून इतना चंचल है, क्यों मून एक जगह नहीं रह सकता है? मून की ये जो 27 नक्षत्र है ना, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रपनी, 27 नक्षत्र हैं, सब मून की 27 पत्नियाँ हैं। तो मून जो थे वो एक पार्टिकुलर पत्नी थी, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, रोहिणी। तो वो हमेशा रोहिणी के पास ही रहते थे, बाकी सब पत्नियों के पास जाते ही नहीं थे। तो उनको गुस्सा आया, तो वो अपने जाके पिताजी को बोलते हैं कि ये मून हमेशा रोहिणी के साथ ही रहता है, मतलब हम लोगों ने भी शादी किया है, हमारा भी अधिकार है, तो हमारे घर में भी आए, हमारे मैंसन में भी आए और उनके। तो वो मून को बहुत बार समझाते लेकिन नहीं मानते, तो वो अपने पिता दक्ष के पास जाते हैं और उनको फिर बताते हैं। तो दक्ष मून को कर्ज देते हैं कि तुम कभी भी एक जगह पे रह नहीं पाओगे, एक जगह पे। तो इसलिए वो मून हमेशा घूमते रहता है। आप देखोगे हमेशा वो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में सबसे फास्ट जाने वाला वो प्लैनेट है ना। 1 महीने के अंदर वो 27 नक्षत्र कवर कर लेता है। ये स्टोरी में क्यों बोल रहा था, ठीक है, जो भी। और प्रश्न है जी। हाँ, राहुल गौतम बोल रहे हैं मून एलोन इन 4th हाउस, नो प्लैनेट बिफोर हाउस एंड आफ्टर हाउस, तो क्या इफेक्ट? या मून कहीं भी अकेला है मतलब वो अच्छा नहीं है। अब उस पर डिपेंड करता है कौन से साइन में भी है, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो अकेला है कहीं भी तो अच्छा नहीं है। ऐसे लोग के पास जनरली लोग मिलने नहीं आते। लेकिन मून 4th हाउस है, वहाँ से वो आपके 10वें घर को देख रहा है, पब्लिक का कारक होता है मून पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मून भी एक राजा है, मतलब कि एक रानी है, पब्लिक से डीलिंग करते हैं। तो आप कुछ पब्लिक के लिए काम करोगे, ऐसा कुछ काम करोगे जिससे पब्लिक मासेस को फायदा हो, मासेस के लिए कुछ करो, तो वो फिर मून को स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी योग है चार्ट में, अगर मून, सूर्य और चंद्र अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई भी योग फलित नहीं होता है। इसीलिए हमेशा सन और मून जो होता है स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर सन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सन को स्ट्रॉन्ग रखें। सन को हर दिन जल दे सकते हैं ना, जल देना बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन जल देने से आपका सन अच्छा होता है। सन एक राजा है। आप सुबह में जल्दी उठिए, सूर्योदय के पहले उठिए, तो सन उससे अच्छा होता है। कोई भी चीज़ है, सन ओरिजिनल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी पायरेटेड चीज़ रखते हो तो उससे आपका सन खराब होता है। इवन जो आप पायरेटेड मूवी डाउनलोड करके रखते हो उससे आपका सन खराब होता है। जीरोक्स करके रखते हो, पायरेटेड बुक रखते हो, गेम्स रखते हो, ये सारी चीज़ें आपके सन को ख़राब करते हैं। सन ओरिजिनल चीज़, सन राजा है, उसको सेकेंड हैंड चीज़ें पसंद नहीं आता है। एक आप ये सब चीज़ें अपने घर से हटा दो, पायरेटेड चीज़, सेकेंड हैंड चीज़, आपका सन अच्छा हो जाए। इसी तरह मून है, मून को अच्छा, आप कभी फूड को वेस्ट मत करो ना, फूड की कीमत को समझो कि उसको उगाने में कितना ये लगता है। जो लोग फूड वेस्ट करते हैं उनका मून खराब हो जाता है, उनको रात को नींद अच्छा से नहीं आती ना। तो मून को अच्छा करो। दूसरे को, जिसके पास फूड नहीं है उसको फूड दान में दो, इससे मून अच्छा होता है। तो सन और मून जब दोनों स्ट्रांग होंगे तभी आपका कोई भी योगा जो है वो फलित। इवन आपकी कुंडली में योग है लेकिन वो फलित नहीं होगा जब तक ये दोनों प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होंगे। मून 7 हाउस में हो तो क्या होगा? मून 7th हाउस में है, वहाँ से आपके एसेंडेंट को देखता है, राइट, अपने से 7वां है। ऐसे लोग को मैरिज में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं याद है मैं जब ये पढ़ा रहा था मरकरी के बारे में तो उसमें चंद्रवंशी का जिक्र किया था। जो भी चंद्रवंशी होते हैं उनको शादी में प्रॉब्लम होती है। मून 7th हाउस में है, आप अगर एक्चुअली कोई भी चीज़ ये रेमेडी करने के पहले प्रेडिक्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि में प्रॉब्लम है कि नहीं। मैं देखता हूँ लोग हर चीज़ का रेमेडी आजकल ढूंढते हैं, कुछ भी चीज़ है इसका रेमेडी बता रहे नहीं, पहले देखिए प्रॉब्लम है क्या, उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तभी रेमेडी करें ना। ये रेमेडी भी बैकफायर करती है अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं।
तो मून 7 हाउस में है, किस किस राशि में है, कितने डिग्री पे है, ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती है ना। मून 7 हाउस में है तो वाइफ जो होगी बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी, सुंदर। आप अपने वाइफ से बहुत इमोशनली अटैच होंगे, है ना। आप उस घर से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा लोगों के साथ, ये सब चीज़ें। और एक जना बोल रहे हैं कि यू सेड पर्सन लिव अलोन बट नॉट। हाँ, मून अगर 12वें घर में है तो पर्सन लिव्स एलोन, मतलब कि वो पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में अकेले रहता है, हो सकता है उसके घर में 20 लोग, लेकिन उन लोगों से इंटरेक्शन उतना नहीं है। एक माता जी थे, उसके घर में कम से कम 15-20 लोग रहते हैं, लेकिन 15-20 लोगों में से 10 लोगों से उसके घर में बात नहीं होता है। और मून इन 12th हाउस उसका इफेक्ट है। या फिर उसको नींद नहीं आता है, रात में एंग्जाइटी होती है, वो रात में सिर्फ बेड पे ना करवटें बदलते रहता है अपना, बहुत देर से नींद आती है। जहाँ पे लोग 9 बजे सोते हैं वो जाके 1 बजे 2 बजे उसको नींद आती है ऐसे। हाउ कैन वी स्ट्रॉन्ग मून एंड कैंसर? हाउ कैन वी मून और कैंसर को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? या मून और कैंसर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप किसी को फूड का डोनेशन करो, जिस घर में है उस चीज़ से रिलेटेड। जैसे मून अगर 7th हाउस में है ना, तो आप किसी के मैरिज में जाके जहाँ पे पब्लिक लोग प्रसाद खाना खाने आते हैं वहाँ पे फूड डोनेट करो, पब्लिक के लिए फूड डोनेट करो ना। या अगर वो 9th हाउस में है तो किसी रिलीजियस प्लेस में जाके फूड डोनेट करो। 12th हाउस में किसी आश्रम में जाके, कहीं जेल में, कहीं हॉस्पिटल में जाके, जो लोनली प्लेसेस हैं वहाँ जाके फूड डोनेट करो, उससे आपका मून स्ट्रॉन्ग होता है। या मून दूध का दान करो, किसी को स्वीट राइस बना के दान करो ना, ये सब चीज़ें से मून स्ट्रॉन्ग होता है। या चंद्रमा को जल देने से भी मून स्ट्रॉन्ग होता है। फूड को वेस्ट मत करो, फूड का कभी अनादर मत करो। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, बहुत सारे फूड ऑर्डर करते हो और आधा खाते हो और छोड़ देते हो, उससे आपका मून खराब होता है। 7th हाउस में राहु हो तो? मैं ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं देख करके, इस हाउस में ये हो, इस हाउस में। राहु के बारे में जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। अब उससे क्वेश्चन पूछे जो हमने पढ़ाया है, अगर आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत है तो वैसे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का कोई अंत नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है घाटा आपको होगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें वो फिर कवर नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं, जितना अभी लगभग 20वां क्लास चल रहा है, इसमें से हमारा कम से कम 60% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, अभी 40% भी नहीं हुआ। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना दो, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे आउट ऑफ बॉक्स, ना मैंने आज राहु के बारे में पढ़ाया, ना 7th हाउस के बारे में पढ़ाया, तो ऐसे ही चलते रहेगा, लेकिन कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मून के बारे में हम लोग एक क्लास और कर लेंगे, मोस्टली कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं जितना अच्छा दे सकूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे चार्ट आप सोचिए, जैसे मैंने बहुत सारे टेक्निक आप सीखा, आप अपने चार्ट में देखिए, ऐसे 100 लोगों के चार्ट लीजिए और देखिए मून का प्लेसमेंट कहाँ है, वो आदमी उस घर में, कैंसर का प्लेसमेंट कहाँ है, उस घर में कैसे ऐड कर रहा है, कैसे अटैच है। ये सब एकदम स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, मतलब इसलिए ये टेक्निक है, जितने मैं बता रहा हूँ सब प्रेडिक्शन का टेक्निक है। ऐसा नहीं कि ये कॉम्बिनेशन, आप एकदम स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करो, ये एकदम निशाने पे शॉट लगना है, ऐसा है। तो आप जिस ग्रह के बारे में पढ़ते हो वो ग्रह आपके लाइफ में एक्टिव होता है, जिस हाउस के बारे में पढ़ते हो, जिस राशि के बारे में पढ़ते हो, वो राशि आपके लाइफ में बहुत एक्टिव होता है। याद है मैं टॉरस के बारे में जब पढ़ा रहा था तो उस समय सबसे स्टेबल क्लासेस चल रहा था हमारा, लेकिन जब से मून का क्लासेस के बारे में आया तब से बहुत अप्स एंड डाउन्स है ना। पिछले 2-3 दिन से ये क्लास कम से कम 8-10 बार हुआ है और कैंसिल हो गया, मतलब आपके लिए नहीं हुआ लेकिन मेरे लिए। ना कभी यहाँ जाने का प्लान होता था, कभी वहाँ, कभी ना हमारा 2-3 गुरुकुल खुला है, अचानक फोन आया था कि वहाँ जाना है। तो ऐसा नेचर होता है, आप जिस चीज़ को पढ़ते हो लाइफ में
वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्टिव होता है। जैसे आप मून के बारे में पढ़ो, आपका जो मून है जहाँ पे या जहाँ पे भी कैंसर है, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपको, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे अगले क्लास में मून और कैंसर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।